गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। एंड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे हेनरी फ्यूज के द्वारा दिए हुए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो 14 प्रिंसिपल्स में से 7 प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियो में। कौन कौन से थे वो 7 प्रिंसिपल? डिविजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, subordinate of individual interest to general interest, remuneration of employees. And today we will discuss rest 7 principles of management given by Henry Fayol. So 8th principle is centralization and decentralization. So the concentration of decision making authority is called centralization, whereas its dispersal among more than one person is known as decentralization. अब इसको हम समझें। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब डिसीजन मेकिंग की जो अथॉरिटी है वो कुछ ही लोगों तक या किसी एक इंसान तक सीमित होती है, लिमिटेड होती है, वहाँ पर हम कहते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है सेंट्रलाइजेशन है, वहाँ पर इसका सेंट्रलाइजेशन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दिनों दिन होती जाती है वहाँ काम भी दिनों दिन उतना बढ़ता जाता है। तो एक मैनेजर को या एक सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट से काम लेने के लिए उन्हें अथॉरिटीज़ और राइट्स देते जाना पड़ेगा और डिसीज़न मेकिंग पावर उन्हें देना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो डिसीज़न मेकिंग पावर है उसका क्या हो जाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन। जनरली अब हम ये डिस्कस करें कि सेंट्रलाइजेशन किन जगहों पर होना चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन किन जगहों पर होना चाहिए। तो बेटा जहाँ पर चीज़ों को हमें सीक्रेट रखना है, डिसीजन मेकिंग में सीक्रेसी, प्राइवेसी होनी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हमारी डिफेंस डिपार्टमेंट, वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। आर्मी है हमारी, जितनी भी तीनों आर्मी, नेवी और एयरलाइंस में जितनी भी हमारी सेनाएं होती हैं तीनों जगह की, उन सभी के जो डिसीजंस होते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होते हैं। एंड टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन किया जाता है। वहाँ पर हर किसी को अपने डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसीज़ में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर जनरल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका एक्सपेंशन हो रहा है, वहाँ पर उसको मेंटेन करने के लिए, उसके मैनेजमेंट को संभालने के लिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल को अपनाना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्केलर चेन। स्केलर चेन को समझने के लिए चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम पहले, कि अगर आपके स्कूल में, आपकी क्लास में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई, सपोज़ उसको अचानक से पेट दर्द शुरू हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप डायरेक्ट जाकर प्रिंसिपल से मिल सकते हैं क्या? नहीं। उस केस में आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? कौन सी चेन फॉलो करनी पड़ेगी? वो बच्चा मॉनिटर से कहेगा कि माई स्टमक इज पेनिंग या स्टमक एक है मुझे एंड आई वॉन्ट टू गो होम। अब मॉनिटर जाके ही विल इन्फॉर्म दिस थिंग टू द टीचर, जो भी उस क्लास में, अदरवाइज टू द क्लास टीचर। फिर क्लास टीचर ये बात प्रिंसिपल को बताएगी और उसके बाद प्रिंसिपल विल डिसाइड कि उस बच्चे को घर भेजना है, उसके घर पे कॉल करवाना है पहले, या तो कोई उसके घर से आएगा, और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो कौन उसे घर ड्रॉप करेगा। तो हमने क्या किया? हमने एक चेन फॉलो की। डायरेक्ट वो बच्चा प्रिंसिपल तक नहीं आया। हमने क्या किया? बच्चा, मॉनिटर, क्लास टीचर, प्रिंसिपल। तो ये जो सिस्टमैटिक चेन है इसी को स्केलर चेन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में भी सिमिलरली 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़े थे: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। तो डायरेक्टली जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं वो टॉप मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकते, उन्हें अप्रोच करना होगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोगों को। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्योंकि लिंक होता है बिटवीन टॉप एंड ऑपरेशनल लेवल, तो वो फॉरवर्ड करेगा उस बात को टॉप मैनेजमेंट को। उसी तरह टॉप मैनेजमेंट को अगर कोई काम करवाना है ऑपरेशनल लेवल के लोगों से, तो वो डायरेक्टली उन्हें ये काम नहीं देंगे। वो किससे बात करेंगे? वो बात करेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट इस काम को
किसको इन्फॉर्म करेगा करने के लिए? ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स को, या ऑपरेशनल लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें। तो इसे हम कहते हैं स्केलर चेन। आइए इसे हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। बच्चों, ये स्केलर चेन का एक डायग्राम है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। इसमें ए को अगर कोई काम सपोज डी से करवाना है तो वो डायरेक्टली डी से वो बात नहीं कहेगा। ए किससे वो बात कहेगा? ए बात कहेगा जो उसके इमीडिएट सबऑर्डिनेट हैं बी वो बात कहेगा सी को, सी विल फॉरवर्ड दिस टू डी, डी विल टू ई एंड ई विल टू एफ। सिमिलरली हम यहाँ से देखें, ए को अगर कोई काम करवाना है पी से तो ए डायरेक्टली वो बात नहीं करेगा, ए वो बात कहेगा एल से, एल विल फॉरवर्ड दिस टू एम, एम विल फॉरवर्ड दिस थिंग टू एन, एन विल फॉरवर्ड दिस थिंग टू ओ एंड ओ विल फॉरवर्ड दिस थिंग टू पी। ये जो सिस्टमैटिक चेन है इसी को हम स्केलर चेन कहते हैं। अब स्केलर चेन में एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर सबऑर्डिनेट है तो चेन को फॉलो करना है, बट सेम लेवल के जो मैनेजर्स हैं जैसे ई एंड ओ, इफ़ दे आर होल्डिंग सेम पोजीशन तो वो डायरेक्ट आपस में बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिमिलरली डी और एन यहाँ सेम पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो वो भी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये भी स्केलर चेन का ही पार्ट होता है। एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल है ऑर्डर, और ये ऑर्डर कमांड वाला ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर इस ऑर्डर से मतलब है कि हर चीज़ और हर इंसान अपनी सही जगह पर सही तरीके से रखा हुआ होना चाहिए। मीन्स फॉर एवरीथिंग एंड एवरी पर्सन सूटेबल प्लेस होना चाहिए, जिससे कि सही समय पर जिस इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे वो उसी ऑर्डर में सिस्टमैटिक तरीके से रखी होगी तो मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर है प्रॉपर सीक्वेंसिंग वाला ऑर्डर है। हम कहते हैं ना कि आपको इस ऑर्डर में खड़े होना है, इस तरह से इस ऑर्डर से आपको चीज़ें फॉलो करनी है। तो ये वो वाला ऑर्डर है कि आपको इस ऑर्डर में खड़े होना है कि पहले छोटा फिर बड़ा क्यों लगाते हैं ना असेंबली में, बिल्कुल उसी तरह से ये जो ऑर्डर है कि राइट प्लेस फॉर राइट थिंग एज वेल एज फॉर राइट पर्सन। हर चीज़ और इंसान के लिए सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉपर ऑर्डर में वो चीज़ें और वो इंसान अगर होंगे तो सही समय पे सही चीज़ का यूज़ किया जा सकेगा, जिससे कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज संभव हो पाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इक्विटी, समानता। सो ऑल एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड इक्वली। किसी के साथ कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। सेम पोजीशन पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयर को, मैनेजर को, हर डिपार्टमेंट के हेड को किसी भी तरह का फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए। जो फैसिलिटी, जो रूल्स, जो रेगुलेशन किसी एक के लिए होंगे, हर उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे एम्प्लॉय के लिए वो रूल्स रेगुलेशन सिमिलरली एप्लीकेबल होंगी, और तभी एक हार्मोनियस रिलेशनशिप वहाँ पर स्टेबल हो पाएगा। अदरवाइज डिस्प्यूट्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी। स्कूल में देखा है ना, रूल्स रेगुलेशन सभी के लिए एक जैसे होते हैं। तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी इक्विटी शुड बी देयर अमंग ऑल द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। यहाँ पर ये जो पर्सनल है, यहाँ की स्पेलिंग ध्यान दीजिए, PERSONNEL। यहाँ पर इस पर्सोनल का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स और एम्प्लॉयज और वर्कर्स, और स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थायित्व, टिके रहना। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉयज़ को एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वी आर स्टेबल देयर। ऐसा नहीं है कि किसी भी समय हमें किक आउट करके बाहर किया जा सकता है, हमें निकाला जा सकता है, बिकॉज जब तक ये फेयर उनके दिमाग में होगा वो अपना 100% अपने काम को नहीं दे पाएंगे। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक स्टेबिलिटी का फैक्टर ध्यान में रखना चाहिए कि उनके एम्प्लॉयज़ के दिमाग में स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई डर ना हो कि उन्हें कभी भी निकाल दिया जाएगा, और वो अपना फुल्ली कंसंट्रेशन जो है वो काम को छोड़ के अपने स्टेबिलिटी पर दे पाएंगे। तो ऐसा माहौल हो, इस तरह के रूल्स रेगुलेशन हो कि दोनों के ही बीच में एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रह सके। एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मीनिंग क्या होता है?
पहल करना। तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को इस तरह का माहौल बनाना चाहिए कि एम्प्लॉई जो वहाँ पर काम कर रहे लोग हैं उनके अंदर दिल से किसी भी काम को शुरू करने का एक पैशन हो, जुनून हो, और अगर उन्हें लगता है कि नहीं कोई ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस भी हुई है तो वी विल फॉलो इट फास्ट, हम इसको पहले करेंगे, हम इसमें इनिशिएटिव लेंगे। मगर एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये जो इनिशिएटिव है ये नेगेटिव चीज़ों के लिए नहीं हो, ऑर्गेनाइजेशन के माहौल को ख़राब करने के लिए नहीं हो। इट शुड बी ओनली एंड ओनली फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना है, जनरल इंटरेस्ट या कॉमन गोल, कॉमन इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। तो इनिशिएटिव लेने से बाकी के एम्प्लॉयज़ भी उस काम को करने के लिए मोटिवेट होंगे और हो सकता है इनिशिएट कर रहे लोगों को कुछ रिवॉर्ड्स भी मिले, कुछ फ़ायदा भी हो। तो इनिशिएट पॉजिटिव वे में करने की ज़रूरत होती है। तो हर एम्प्लॉयज़ को ये कोशिश करनी चाहिए कि हर अच्छी चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन में करने के लिए वो इनिशिएटिव लें। एंड द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ FAOL is spread the cups, and according to this principle management should give to the group tasks, like to employees group tasks rather than individual task। means management को हमेशा टीम वर्क को प्रमोट करना चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअल को। अगेन वही बात आएगी कि हमें आई फैक्टर को नहीं, हमें वी फैक्टर को सोचकर काम करना है। और बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है स्प्रेड द कर्व्स, ये हमें बताता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनमें म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, आपस में लॉयल्टी होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति भी और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति भी, तभी सभी लोगों में एक हार्मोनियस बिहेवियर हो पाएगा। सो चिल्ड्रन, विथ स्प्रेड द कर्व्स के साथ ही फिनिश होते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल। इन प्रिंसिपल्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स या मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में। तो होप आपने समझा होगा इन सारे प्रिंसिपल्स को, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी और आपके इफ़ यू आर प्लानिंग अ बिजनेस देन ऑल्सो। तो इनको प्रॉपरली रिवाइज करिए, कोई भी डाउट हो तो बताइए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।